यहाँ से देखें अगर हम लोग तो आपको इसमें आ रहा है C2CN का होल 4। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपको बताना था। सिंपल है, देख लो। आपको कार्बन 2 है और CN कितने हैं, 4। नहीं, तो 2 को CN इसको दो और 2 को CN इसको दो। चलो CN, फिर यहाँ पर इसको CN, इसको 2 को CN दे दिए। ठीक है, अब इसको 2 CN दे दो, या इधर लिखते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक इधर लिख दें, एक हम लोग इधर लिख दें CN। चलो, अब यहाँ लिख देते हैं हम लोग का CN और फिर CN। ठीक है, चलो देखते हैं। नाइट्रोजन जो है वो कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड। तो पहले 3 बॉन्ड खींच दो, और है हम लोग ना। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, तो ये कार्बन 3 बॉन्ड बना लिया, एक और बना दो, 4 पूरा हो गया। फिर यहाँ नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड, तो 3 इसका हो चुका है, एक और बना दो, 4। सेम यहाँ पे कहीं रिपीट करो, 3 बॉन्ड और एक इसका 4 बॉन्ड हो गया। इसमें आपको 3 बॉन्ड और इसका 1 बॉन्ड, 4 बॉन्ड आपका हो गया। ये बीच वाला कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, तो 2 बना चुका है, 2, और इसका भी देख लो, 1 2 3 4 हो गया। तो जो जितना बॉन्ड बनाता है उतना खींच दो, बन गया। नहीं, अब आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने थे, काउंट कर सकते हो। नहीं, आपको पता है कि ये कौन सा होगा, सिग्मा, ये कौन सा होगा, सिग्मा, ये भी क्या होगा, सिग्मा। ध्यान रखना है, ये क्या होगा, पाई, ये क्या होगा, सिग्मा, ये सिग्मा, यहाँ पर आपका सिग्मा आएगा और इसमें क्या आएगा, पाई बॉन्ड। तो पाई और पाई, 2 को पाई इसमें आ जाएगा। इसमें आओ, सिग्मा पहले लिख दो, यहाँ पर भी आपका सिग्मा, पाई और पाई। यहाँ पर भी आओगे तो एक सिग्मा होगा और इसमें कितने होंगे, पाई 2 को होंगे, तो पाई प्लस पाई हम लिख देते हैं, 2 पाई यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ भी आप आओगे तो सिग्मा आएगा और पाई बॉन्ड कितने होंगे, 2 होंगे, पाई प्लस पाई। बोलो दिक्कत है इसमें, कर सकते हैं, देख लो। इतना में दिक्कत है, तो यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं। अब इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड गिना नहीं जाएगा है, 9 सिग्मा 9 पाई, 9 सिग्मा एंड 9 पाई। SCHO फॉर्मल डिहाइड, नहीं फंक्शनल ग्रुप क्लास नहीं किए हैं। मिथेनल, जिसको हम लोग फॉर्मल डिहाइड भी कहते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप का आपको याद करना पड़ेगा ना। इसमें ऐसे होता है, सी अल्डिहाइड है ये, अल्डिहाइड पहले बना लीजिए, C डबल बॉन्ड OR H, तो एक C यूज हो गया, एक ऑक्सीजन यूज हो गया और एक H यूज हो गया। देख लीजिए, C डबल बॉन्ड OR H। ऐसा लगता है कि C से H जुड़ा है, S से O जुड़ा है, नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। उनको देखिए, गजब, नहीं एकदम फ्रंट पे दिखाई दे रहे हैं, पूरा मगन होकर सो रहे हैं। नहीं, और उसके बाद हिल भी रहे हैं, इससे लग रहा है कि बहुत बढ़िया सपना देख रहे हैं। देखा जाए, और यहाँ पर एक H हो जाएगा सर। और कोई पूछना है, COH का होल 2। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो 2 कार्बोक्सिलिक बना दीजिए, यही है ना। कार्बोक्सिलिक आपको फंक्शनल ग्रुप इसी दिन के लिए पढ़ाए थे ना। ये कार्बोक्सिलिक का फिगर होता है। नहीं, कार्बन यहाँ देखो कितना बना रहा है, 3, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, एक और बनाएगा, C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, अब सिग्मा और पाई काउंट होगा, हो जाएगा ना। आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाते समय ये सब फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ाए हैं, नहीं उसका भी हेल्प लेना है, कहाँ का पढ़ाई कहाँ यूज आता है, बस मेरा है। चलिए, और कोई पूछना है, हो गया है। H3O9 बना लीजिए, ये तो बताए थे, साइक्लिक स्टोन में बताए थे।
H3O9। ये हो गया। नहीं, अब क्या करना था यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन उन्होंने डाल दिया, अभी 6 बचा हुआ है, तो 6 का मतलब दो दो सबको बांट दें। नहीं तो बांट दो। गिना जाएगा सिग्मा और पाई। दिक्कत है? और कोई, और कुछ पूछना है? C6H6 बेंजीन। और वाइटल फिगर बनाने में घचपच हो जाएगा पूरा। हाँ, सिडविक के अनुसार बनाना है। ये आपका बेंजीन होता है, ध्यान रखना है। बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशन में पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जैसे एक यहाँ पर हो गया, यहाँ छोड़ दीजिए, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे अल्टरनेट होता है, लगातार नहीं होता है, ठीक है। ये होता है। कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है? 4। तो ये कार्बन गिनिए, 1 2 3, एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अब इसमें सिग्मा और पाई गिन सकते हैं? देख लीजिए, कहीं दिक्कत तो बोलिए। और कोई? हाँ हाँ, वो तो होगा ही। जैसे ही हाइड्रोजन ज्यादा आने लगेगा ना, बहुत सारे एक्सिस मानने पड़ते हैं। ध्यान रखना कि हाइड्रोजन जो होता है एक्सेल ओवरलैपिंग करता है, तो उस केस में आपको एक से ज्यादा एक्सिस से की मॉलिक्यूल मानना ही पड़ेगा। चलिए, और कोई पूछना है? किसी का और कोई क्वेश्चन है तो बोलें, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ें। चलिए, तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो हम पहले ही बोल चुके हैं कि आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होता है, उस बोर्ड एग्जाम में आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो 35 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आता है, उसमें आपको मान चलिएगा ना कि 15 से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लास 11th रहता है, ठीक है। आप मिला लीजिएगा, 15 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर, यानी 40-50% के आसपास में आपको 11th का ही वो रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए अपना ठीक रखिएगा 11th, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगा। अब बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ 12 पढ़ते हैं, 11 नहीं पढ़ते, उनको दिक्कत होता है उस समय कि ऑब्जेक्टिव का इन्हें कहाँ से पूछ दिया है। पूछा कहाँ से? 11 से पूछा है, ठीक है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, ठीक है 12th में, 11 का ही पूछता है। चलो आगे बढ़े। अगला टॉपिक हम लोग क्या है? सिग्मा और पाई में अंतर बता दिए थे, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग का है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं संकरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, समझा जाए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो पॉइंट वाइज समझते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कहा जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है, जैसे ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, पहले ये समझ लेते हैं। नहीं, वाई वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट की आवश्यकता क्यों पड़ा, ठीक है। पहले ये समझते हैं। देखो तो, अगर हम लोग CH4 की बात करते हैं, नॉर्मल सोचो, हम एक एग्जाम्पल समझते हैं CH4, ठीक है। अब CH4 को अकॉर्डिंग टू VBT हम बनाना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हम CH4 का एस्टर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो बनाते, हम लोग कार्बन के बारे में कितनी बार हम लोग बोल चुके हैं कि कार्बन जो होता है उसके पास PX PY PZ सबके पास एक और इलेक्ट्रॉन होता है, और एक S के पास होता है कि नहीं। चलो, तो यहाँ से अगर देखा जाए, तो अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो देखो तो, ये हो गया आपका PX होता है, फिर आपका होता है PY, नहीं, और फिर आपका क्या होता है PZ।
बोलो होता है कि नहीं? ठीक है। और कार्बन के पास आपको पता है कार्बन के पास एक एस भी होता है, नहीं? तो मान लो कार्बन के पास आप एक एस भी बना दिए, ये आपका होता है। ठीक है। और सबके पास एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन होता है। आप यहाँ भी एक अजोड़ा खींचते हैं, आप यहाँ भी एक अजोड़ा खींचते हैं, और आप एक यहाँ भी अजोड़ा खींचते हैं कि नहीं? ठीक है। और एस में भी एक अजोड़ा आप खींचते हैं, ये हो गया। अब कार्बन के साथ हाइड्रोजन कय गो है? 4 गो। तो आप चारों हाइड्रोजन कंबाइन कीजिएगा तो हाइड्रोजन का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है ना? हाइड्रोजन का स्फेरिकल एस होता है। तो आप अरेंज कर दिए, एक एस, एक हाइड्रोजन यहाँ कंबाइन कर गया, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ कंबाइन कर दीजिए, टोटल 4 हाइड्रोजन आपके पास हैं, तो 2 हाइड्रोजन हो गया आपका। ये हो गया आपका तीसरा हाइड्रोजन पड़ेगा, और ये हो गया आपका चौथा हाइड्रोजन। हुआ कि नहीं? इतना में दिक्कत है? ठीक है। अब हम CH4 को बना दिए। चलो क्या क्या कंबाइन किया? PX एस के साथ, PY एस के साथ, एस एस के साथ कंबाइन किया कि नहीं किया? चलो CH4 का फिगर बनाते हैं। नहीं, CH4 का फिगर बनाते, C एक H दिख रहा है, नहीं? फिर हम लोग का एक H दिख रहा है, फिर एक H इस तरह से, फिर एक H इस तरह से, कर सकते हैं कि नहीं? बोलो दिक्कत है इसमें? ठीक है। बॉन्ड कैसे बना तो हमको पता है, ये जो बॉन्ड बना वो लग रहा है कि PX और S से बना, ये जो बॉन्ड बना वो PY और S से बना, ये जो बॉन्ड बना S और S से बना, ये जो बॉन्ड बना वो PZ और S से बना। बना कि नहीं बना? ठीक है। चलो, तो अगर अकॉर्डिंग टू VBT हम लोग पढ़ रहे हैं तो देखो, तो यहाँ पर सभी बॉन्ड की लंबाई सेम है कि अलग अलग है? नहीं, बताइए कैसे सेम है? यहाँ पर P ऑर्बिटल S से मिल रहा है, यहाँ भी P ऑर्बिटल S से, यहाँ भी P ऑर्बिटल S से, तो ये 3 बॉन्ड तो सेम होंगे, 1 2 3 बॉन्ड सेम होंगे। लेकिन यहाँ देखिए S ऑर्बिटल S से मिल रहा है, तो क्या इस बॉन्ड की लंबाई इन तीनों बॉन्ड के लंबाई के समान होगी? नहीं होगी, क्योंकि एस ऑर्बिटल छोटा होता है, उसमें एक ही लोब होता है। एस ऑर्बिटल में कितना लोब होता है? एक लोब। और पी ऑर्बिटल लंबा होता है, देखते हैं इसमें 2 लोब होता है। एक पी ऑर्बिटल में कितना का लोब? 2 लोब, डम्बल शेप होता है। ठीक है, तो इसमें 2 लोब होते हैं, ध्यान रखना है। तो जो बड़े ऑर्बिटल होते हैं वो लंबा बॉन्ड बनाते हैं, और जो छोटे ऑर्बिटल होते हैं वो छोटा बॉन्ड बनाते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है। तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर तो P है, S है, P है, S है, P है, S है, यानी कि 3 बॉन्ड क्या होंगे? सेम लंबाई के। तो वही बात बोल रहा है, VBT कहता है कि CH4 में 3 आबंध की लंबाई, 3 आबंध की लंबाई, 3 आबंध की लंबाई समान होती है, 3 आबंध की लंबाई समान होती है। ध्यान रखना है, CH4 में 3 आबंध की लंबाई समान होती है, लेकिन एक आबंध क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन एक आबंध क्या होता है? छोटा होता है। बोलो दिक्कत है? तो एक आबंध क्या हो गया? छोटा। समझ में आ गया? चलो भाई, तो ये VBT कहता है, इतना में दिक्कत है? चलो, अब अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल चेक किया जाए, प्रायोगिक रूप से चेक किया गया। जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो ऐसा पाया गया कि CH4 में चारों आबंधों की लंबाई क्या होती है? समान होती है। नहीं, प्रायोगिक रूप से प्राप्त किया गया तो क्या पाया गया कि CH4 में चारों आबंधों की लंबाई, CH4 में चारों आबंधों की लंबाई, चारों आबंधों की लंबाई, चारों आबंधों की लंबाई क्या होती है? चारों आबंधों की लंबाई समान होती है। बोलो दिक्कत है? नहीं, तो VBT यानी कुछ गलती कर रहा है। नहीं, VBT में जरूर कुछ कॉन्सेप्ट गलती हो रहा है। ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशन ओवरलैपिंग से होता है। नहीं, कॉन्सेप्ट ठीक लग रहा है। नहीं, एक ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल से मिक्स करता है तो बॉन्ड बनता है, इसका ये बात सही है, आगे चल के भी ये बात लागू होगा, ये सब ठीक लग रहा है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ मिल रहा है कि अच्छा ये बोल रहा है कि इसमें 3 गो बॉन्ड सेम लंबाई का होगा, एक गो बॉन्ड छोटा होगा। नहीं, ध्यान रखना है। लेकिन जब प्रायोगिक रूप से चेक किया गया तो CH4 में सभी आबंधों की लंबाई क्या आ गई? समान आ गई। काम घबरा गया? नहीं, क्योंकि प्रयोग सही होता है। नहीं, थ्योरी जो होता है वो हमेशा सही नहीं होता है। तो इस कारण से हम लोग का VBT में एक गड़बड़ी आ गया। ठीक है, तो VBT में पहला गड़बड़ी क्या आ गया? VBT
VBT किसी अणु में उपस्थित किसी अणु में उपस्थित किसी अणु में उपस्थित दो परमाणुओं के आबंधों दो परमाणुओं के आबंधों के लंबाई के बारे में सही जानकारी नहीं प्रदान करता है। सही जानकारी नहीं प्रदान करता है। यह कहा गया VBT किसी अणु में उपस्थित दो परमाणुओं के आबंधों के लंबाई के बारे में सही जानकारी नहीं प्रदान करता है। चलो गलती एक लगा। अब समझते हैं, दूसरा पॉइंट पे आते हैं। देखो तो यहां पर एक जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन ही है ना, और ये कौन है? कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर। फिर जो बॉन्ड बना है वो कहाँ है? वाई एक्सिस पर। नहीं, ठीक है, यानी कि उनके अनुसार अगर हम लोग देखें तो इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच का कोण कितना? 90 डिग्री। यानी दो आबंधों के बीच का कोण VBT के अनुसार कितना? 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में अगर CH4 हम लोग देखें तो VSEPR थ्योरी हम लोग पढ़े हुए हैं। नहीं, तो VSEPR थ्योरी के अनुसार CH4 का जो शेप होता है वो तो टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकीय होता है। तो चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय में संरचना में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ध्यान रखना है। नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि VBT जो है ये हम लोगों को बॉन्ड एंगल या किसी भी अणु की सही आकृति की जानकारी भी नहीं देता है। चलो भाई, तो यहाँ से हम लोग को अगला क्या समझ में आया कि सेकेंड पॉइंट, नहीं, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी भी अणु की सही आकृति किसी भी अणु की सही आकृति के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करता है। ये कह रहा है कि VBT किसी भी अणु की सही आकृति के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करता है। नहीं, यानी इस बात से वो भी रिलेट हो गया, नहीं, कि VBT बॉन्ड एंगल की सही जानकारी नहीं देता है। VBT बॉन्ड एंगल की सही जानकारी प्रदान नहीं करता है। ध्यान रखना है। ठीक है, तो VBT बॉन्ड एंगल बतेबे नहीं करता है, VBT अणु की सही आकृति बतेबे नहीं करता है। ध्यान रखना है, VBT बॉन्ड की लंबाई सही नहीं बताता है। नहीं, तो ये बताता क्या है भाई? नहीं, ध्यान रखना है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग को बताता है कि दो परमाणुओं के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। नहीं, बॉन्ड बनने का जो तरीका बताया गया VBT के द्वारा ये सही बताया गया। दो परमाणुओं के बीच में आबंधों की संख्या कितनी होगी, नहीं, ये भी बिल्कुल सही बताता है। ध्यान रखना है, यानी आबंधों की संख्या की जानकारी ठीक देता है ये। नहीं, ध्यान रखना है। और साथ साथ क्या हम लोग बोल रहे हैं कि दो परमाणुओं के बीच में आबंध बनने का जो तरीका था उस तरीके की सही जानकारी देता है। ध्यान रखना है, तो उस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा लिख लें। हम लोग को यहां से क्या कहा गया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या हमें सही बताता है? नहीं, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें हमें दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजन
सहसंयोजन आबंध, सहसंयोजन आबंध बनने का तरीका, बनने का तरीका सही बताता है। बनने का तरीका सही बताता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजन आबंध बनने का तरीका क्या बताता है? सही बताता है। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या सही बताता है? नहीं, दो परमाणुओं के बीच में उपस्थित आबंधों की संख्या की भी सही जानकारी देता है, ध्यान रखना है। दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच उपस्थित, दो परमाणुओं के बीच उपस्थित सहसंयोजी, सहसंयोजी आबंधों की संख्या, सहसंयोजी आबंधों की संख्या, सहसंयोजी आबंधों की संख्या की जानकारी लगभग सही देता है। हाँ सर, इसमें भी है, इसलिए तो लगभग लगाया गया है। नहीं, यह सामान्य था, क्योंकि आगे चल के हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे ना, तो उसमें और एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। तो इसलिए लगभग लगा दिया गया। लेकिन मैक्सिमम केस में दो आबंधों के, दो परमाणुओं के बीच में उपस्थित आबंधों की संख्या की सही जानकारी ये हमें प्रदान करता है, ठीक है। एक आध दो का कुछ कुछ एक्सेप्शन मिलेगा, उसको पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान रखना है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनने का तरीका सही बताता है, यानी बॉन्ड कैसे बनना चाहिए। तो ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से बनना चाहिए, एक परमाणु का कक्षक दूसरे परमाणु कक्षक से जब मिक्स करता है तभी बॉन्ड बनता है, ये तरीका बिल्कुल सही बताया गया था। नहीं, ध्यान रखना है। साथ साथ दो परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होगा, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, दो बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बॉन्ड में कितना बॉन्ड बनेगा, तीन बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड कमजोर होगा, कौन सा बॉन्ड मजबूत होगा, ये सब ठीक बताए थे। नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा थ्योरी गलत हो गया, नहीं, जैसे वो हंस रहा था, पता है ये सब गलती बता दिए हैं। नहीं है, कुछ दोस्त था वो, होता है, आप कोई भी काम करते हैं तो 100% परफेक्ट नहीं हो पाता है। आप अपने तरीके से सही करने की कोशिश करते हैं, नहीं, लेकिन जब दूसरा कोई देखता है तो अच्छा अभी कमी है, दूर से देख रहा है, अच्छा ही कमी है, अच्छा ही कमी है, नहीं तो देखते रहता है, ध्यान रखना है। लेकिन आप अपने अनुसार सोचते हैं कि अच्छा हम ठीक कर ही रहे हैं, नहीं, फिर जब दोबारा कोई काम करते हैं तो बोलता है कि अच्छा थोड़ा सा और सुधार ऐसे करना चाहिए था, तो ये होता है। नहीं, आप पहली बार बाइक चलाते हैं तो उसमें भी आपको नहीं होता है, एक्सीलरेटर ज़्यादा लिया जाता है, क्लच पहले ही दबाया जाता है, ब्रेक पहले ही लगाया जाता है, लोग दूर रहता है पहले ही ब्रेक मार देते हैं, नहीं होता है। प्रैक्टिस करते 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 करके परफेक्टनेस आपके अंदर आती आती है, आती आती है, और आप एकदम स्मूथली चलाने लगते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भीड़ हो, तो होता है कि नहीं। सेम साइंस भी वही है ना भाई, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई थ्योरी दे रहा है, काम कर रहा है, तो कुछ गलतियां आती ही हैं, ध्यान रखना, लेकिन पूरा का पूरा गलती हो जाए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो, इतना में दिक्कत। चलो, तो इन सभी कमियों को दूर करने के लिए एक नए थ्योरी का उदय हुआ, जिसे संकरण थ्योरी कहा गया, ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से कहा गया कि इन सभी कमियों को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए एक नए सिद्धांत, एक नए, एक नए सिद्धांत का, एक नए सिद्धांत का उदय हुआ, जिसे, एक नए सिद्धांत का उदय हुआ जिसे संकरण सिद्धांत कहा गया। बोलो, दिक्कत है? नहीं, अब एक नया सिद्धांत हम लोग का आया, संकरण सिद्धांत। अब संकरण सिद्धांत को समझते हैं क्या है, ये देखा जाए। संकरण, इसी को हम लोग कह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन।
समझा जाए। हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, तो पॉइंट वाइज समझे। फर्स्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन जो है ये एक अंतरा परमाणविक प्रक्रिया है, इंट्रा एटॉमिक प्रोसेस है, ध्यान रखना है। पहला पॉइंट कहा गया कि यह एक अंतरा परमाणविक, यह एक अंतरा परमाणविक, जिसको इंग्लिश में कह रहे हैं इंट्रा एटॉमिक प्रोसेस, इंट्रा एटॉमिक प्रोसेस जिसको आप प्रक्रिया कहते हैं। यह एक अंतरा परमाणविक प्रोसेस या प्रक्रिया ही लिखा जाएगा, अंतरा परमाणविक प्रक्रिया है। नहीं, यह एक अंतरा परमाणविक प्रक्रिया है। अच्छा, अंतरा परमाणविक प्रक्रिया का मतलब, अंतरा परमाणविक प्रक्रिया का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया नहीं जो एक परमाणु के अंदर हो, ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से कहा जा रहा है कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया जो एक परमाणु, जो एक परमाणु के अंदर होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक परमाणु के अंदर होती है, एक परमाणु के अंदर होती है, ध्यान रखना है। जैसे ना आपके अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, पढ़ें कि नहीं पढ़ें, नहीं मज़ा नहीं आ रहा है कि मज़ा आ रहा है, नहीं, तो वो जो आपके अंदर जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं नहीं, उसको हम लोग कहते हैं अंतरा मानविक प्रक्रिया, जो आपके अंदर चल रही है। मानविक मतलब मानव के अंदर चलने वाली प्रक्रिया, बस मेरा है। तो ये सही, ये एक परमाणु के अंदर चलने वाली प्रक्रिया है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे हैं, हाइब्रिडाइजेशन का सेकंड पॉइंट समझे क्या कहता है ये। तो इसका सेकंड पॉइंट कहता है कि जनरली किसी भी अणु का जो केंद्रीय परमाणु होता है, उसी केंद्रीय परमाणु के अंदर यह प्रक्रिया होती है। यानी जो संकरण की प्रक्रिया है, ये कौन सा परमाणु करता है, नहीं तो केंद्रीय परमाणु, ध्यान रखना है, सामान्यतः ऐसा बोला जाता है। तो यहां से कह रहा है हम लोग को कि सामान्यतः, सामान्यतः संकरण की प्रक्रिया, संकरण की प्रक्रिया केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु के अंदर होती है। ये कहाँ होती है भाई, केंद्रीय परमाणु के अंदर होती है। अब बहुत देर हो गया, नहीं अंदर अंदर हो रहा है, कहीं ना क्या प्रक्रिया हो रहा है, आखिर संकरण है क्या, ध्यान रखना है। तो होता क्या है यहाँ पर कि संकरण की प्रक्रिया समझ में आया कि हम लोग का एक परमाणु के अंदर होने वाला प्रक्रिया है। नहीं, अब वो परमाणु कौन सा है, किसी भी अणु का कौन सा परमाणु में संकरण होगा, तो लिखा गया कि सामान्यतः संकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है, केंद्रीय परमाणु के अंदर होती है। अब इस प्रक्रिया में होता क्या है, नहीं तो इस प्रक्रिया में ध्यान समझना है, इस प्रक्रिया में केंद्रीय परमाणु अपने बाहरी कक्षक को, केंद्रीय परमाणु अपने बाहरी कक्ष में उपस्थित जो कक्षक होते हैं, या उसी को हम कहेंगे बाहरी कक्षकों को आपस में मिक्स करता है, मिश्रित करता है, और मिश्रित करके नए कक्षकों का निर्माण करता है। क्या करता है, नए कक्षकों का निर्माण करता है। चलो पहले हम लोग समझे, उसको लिखे, यहाँ लिख रहे हैं। इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में केंद्रीय परमाणु, इस प्रक्रिया में केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु अपने बाहरी कक्ष के कक्षकों, अपने बाहरी कक्ष के कक्षकों को, इस प्रक्रिया में केंद्रीय परमाणु अपने बाहरी कक्ष के कक्षकों को आपस में मिलाता है तथा नए कक्षकों का निर्माण करता है, नए कक्षकों का
निर्माण करता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में होता क्या है, यानी संकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, तो संकरण की प्रक्रिया में एक परमाणु अपने बाहरी कक्षकों को आपस में मिला देता है और मिला के नए कक्षों का निर्माण करता है। ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो नए कक्षक हैं, ये जो नए कक्षक हैं, इनको संकरित कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संकरित कक्षक। इन नए बने इन नए बने कक्षकों को इन नए बने कक्षकों को संकरित संकरित कक्षक संकरित कक्षक इंग्लिश में कहें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ध्यान रखना है, इस प्रक्रिया में केंद्रीय परमाणु अपने बाहरी कक्ष के कक्षों को आपस में मिलाता है तथा नए कक्षों का निर्माण करता है। इन नए बने कक्षों को संकरित कक्षक कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। तथा इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया का कहते हैं संकरण कहते हैं। यानी एक्चुअली कोई पूछे कि संकरण क्या है, तो ओवरऑल हम कंबाइन करके अगर बोलना चाहें सभी बातों को, तो हम लोग बोलेंगे कि संकरण एक अंतरा परमाणविक प्रक्रिया है। संकरण एक अंतरा परमाणविक प्रक्रिया है जिसमें केंद्रीय परमाणु अपने बाहरी कक्ष के कक्षकों को आपस में मिलाता है और नए कक्षों का निर्माण करता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। नहीं, संकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो नए कक्षक बनते हैं उन्हें संकरित कक्षक कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो नए बने कक्षक हैं इनको संकरित कक्षक कहा गया है। इन संकरित कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है। इन संकरित कक्षों की ऊर्जा क्या होती है? लगभग समान होती है। ध्यान रखना है, इन नए बने संकरित कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है। इनकी ऊर्जा क्या होती है भाई? लगभग समान होती है। ध्यान रखना है, इन नए बने कक्षकों की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? लगभग समान होती है। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पे। ठीक है, इन नए बने कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है तथा ये नए बने कक्षक, जो नए बने कक्षक होते हैं, ये सब देखने में एक जैसे लगते हैं, यानी इनकी आकृति समान लगती है। ध्यान रखनी है, इन संकरित कक्षकों की आकृति भी समान होती है। ऊर्जा समान होती है, आकृति भी समान होती है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन संकरित कक्षों की आकृति भी क्या होती है? समान होती है। कैसा होता है भाई? तो जितने भी संकरित कक्षक होते हैं उनमें एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब, ये उनका आकृति होगा। क्या होगा? एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। ठीक है, इसको कहते हैं बड़ा लोब, और ये है आपका छोटा लोब। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने परमाणु कक्षक संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित कक्षों का निर्माण होता है। ध्यान रखना है, ये क्या बोल रहा है? जितने परमाणु कक्षक संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ध्यान रखना है, जितने परमाणु कक्षक संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है।
संकरित कक्षकों का निर्माण होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि परमाणु कक्षों की ऊर्जा और संकरित कक्षों की ऊर्जा समान होती है, ध्यान रखना है। परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बराबर संकरित कक्षकों की ऊर्जा, ये ध्यान रखना है। यानी ये कहता है कि अर्थात यह प्रक्रिया ना ही ऊष्मा शोषी होती है, ना ही ऊष्मा शोषी होती है और ना ही ऊष्माक्षेपी होती है, यह ध्यान रखना है। फिर एक पॉइंट समझ में आता है कि इस प्रक्रिया में कक्षकों का मिक्सिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग नहीं होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से हम लोग को ये समझ में आया, सॉरी। ठीक है, देखा जाए, यहां से कहा गया कि इस प्रक्रिया में कक्षकों का मिक्सिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं। ठीक है, चलो जैसे नॉर्मली इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा इतना पॉइंट्स लिखे, इस सब पॉइंट्स को एक नॉर्मल लाइफ से एग्जांपल देके समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल समझेंगे हम लोग कि मान लो एक देश है, नहीं कोई एक देश है, अब उस देश पर दूसरे देश आक्रमण करने वाले हैं। उस देश पर क्या होता है, दूसरे देश आक्रमण करने वाले हैं। सेम एज जैसे एक अणु है, अणु में जो केंद्रीय परमाणु होता है, उस केंद्रीय परमाणु पर दूसरे परमाणु अलग अलग दिशा से आके अटैक करते हैं ना। सेम एज वैसे ही समझो कि एक देश है, नहीं, और उस देश पर दूसरे देश के नहीं सैनिक जो हैं वो आक्रमण करने वाले हैं। ठीक है, तो उस देश का प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, अपने देश के जितने भी सैनिक हैं उनको इकट्ठा करेगा। नहीं, सेम एज जैसे क्या कर रहा है, केंद्रीय परमाणु जो होता है, नहीं उसके किस पर अटैक होगा, तो बाहरी कक्ष पे अटैक होगा। तो वो क्या करेगा, अपने बाहरी कक्ष के कक्षकों को इकट्ठा करेगा, सबको इकट्ठा करेगा, बोलेगा अटैक होने वाला है, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं है, नहीं नीति बनाओ कैसे हम लोग को उससे बचना है। बस में आ रहा है, तो उन सबको केंद्रीय परमाणु अपने बाहरी कक्ष के कक्षकों को इकट्ठा करता है, नहीं उनको मिक्स करता है, यानी उनको समझाता है, बुझाता है। मान लीजिए कि 10 गो आदमी को बुलाया, नहीं या 100 गो आदमी को बुलाया, उन सबको समझाया, बुझाया, ट्रेंड किया कि कैसे कैसे हम लोग को सब सामना करना है। बस में आ रहा है ना। ठीक है, उन सबको इकट्ठा कर दिया। ठीक है, उनको इकट्ठा करके एक टाइप का सबको ड्रेस पहना दिया, ध्यान रखना है, नहीं सबको एक टाइप का हथियार थमा दिया। बस में आ रहा है। ठीक है, ताकि जब रूम खुले और रूम खुल के जब वो निकले तो सबको लगा ये तो नया है, नहीं ये सब एक टाइप का लग रहा है, नहीं सबकी ऊर्जा एक टाइप की लग रही है, क्योंकि सबके पास समान टाइप का बंदूक है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है, केंद्रीय परमाणु पे अटैक होने वाला है। केंद्रीय परमाणु क्या किया, अपने बाहरी कक्ष के कक्षों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उनको मिक्स किया, मिक्स करके क्या किया, नए ऑर्बिटल्स को फॉर्म किया। ऑर्बिटल्स वही हैं, नए ऑर्बिटल्स क्या हैं, ऑर्बिटल्स वही हैं, बस उन्हीं को थोड़ा सा तैयार कर दिया है कि देखने में सब एक जैसा लगे। बस में रहे, नहीं और उनको बाहर निकाल दिया, ध्यान रखना है। ठीक है, कि अब जाओ तुम अटैक के लिए तैयार हो। मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसमें कक्षकों का मिक्सिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि उसमें मान लीजिए कि जो प्राइम मिनिस्टर थे उस 100 गो सैनिक को बुलाए, इंपॉर्टेंट सैनिक को, नहीं उन सबको ड्रेस पहना दिए, सबको मतलब हथियार थमा दिए। लेकिन हथियार थमा देने से थोड़े ना करेज बढ़ जाता है, नहीं अंदर का करेज थोड़े ना वो बढ़ा देंगे। बस में रहे, वो आपके अंदर का प्रॉपर्टी है। वैसे ही जो केंद्रीय परमाणु है वो कक्षकों का मिक्सिंग करके नया कक्षक बना देता है,
लेकिन जिस कक्षक में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी जितना ताकत भीतर से है वो उतने रहेगा। बुझा रहा है मेरा बात? नहीं तो इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग नहीं होता है। यानी जितना कक्षक में इलेक्ट्रॉन, परमाणु कक्षक में तो इलेक्ट्रॉन रहता है, नया कक्षक बनने के बाद भी इलेक्ट्रॉन का संख्या उतने रहेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या ही नहीं कि आप नया निकले, नहीं तो पहले आपका वजन था 50 किलो, अब हो गए हैं 80 किलो के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? इतना में दिक्कत है? तो संकरण की प्रक्रिया भी कुछ इसी टाइप की प्रक्रिया है। दिक्कत है? किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो ये हम लोग का नॉर्मल अभी हम लोग बात बताए संकरण के बारे में। अभी इसमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका जो जिस देश पे अटैक हुआ है तो सैनिक को इकट्ठा किया गया, उनको मिक्स किया गया, एक टाइप का ड्रेस बनाया गया, एक टाइप का औजार धमा दिया गया। नहीं जैसे ही वो निकले तो सबकी ऊर्जा समान दिख रही है, नहीं सबके पास एक टाइप का हथियार दिख रहा है, देखने में सब एक टाइप के लग रहे हैं, ठीक है। तो क्या किसी एक साइड के बॉर्डर पे सब सैनिक को भेज दिया जाए? सब जगह भेजना पड़ेगा? नहीं। तो केंद्रीय परमाणु भी अपने कक्षकों को इकट्ठा करता है, नहीं, और उनको स्पेस में ऐसे अरेंज करता है, नहीं, उनके बीच में उनको स्पेस में ऐसे अरेंज करता है कि उनके बीच में लगने वाला विकर्षण मिनिमम हो जाए, नहीं, ताकि वो दूसरे लोगों से आसानी से रिएक्शन कर सके या आसानी से उनके अटैक का सामना कर सके। नहीं, यानी संकरित कक्षक अपने आप को स्पेस में ऐसे सजाते हैं कि उनके खुद के बीच में लगने वाला विकर्षण कम हो जाए, नहीं, और वो बाहरी कक्षकों से आसानी से अभिक्रिया कर सके। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो कोई किसी परमाणु के पास 2 संकरित कक्षक है, किसी परमाणु के पास 2 संकरित कक्षक है, तो 2 संकरित कक्षक को स्पेस में सजाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? लीनियर। क्या है? लीनियर, जो आप बीएससी पेपर 3 में पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी परमाणु के पास 2 संकर कक्षक हैं तो वो अपने आप को स्पेस में कैसे अरेंज करेंगे? लीनियर। अगर किसी के पास 3 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर, अगर किसी के पास 4 गो है तो टेट्राहेड्रल। तो बीएससी पेपर 3 घुसा इसमें कि नहीं घुसा? घुस जाएगा, ध्यान रखना है। तो अब इसमें बीएससी पेपर 3 खोजेगा ये बार बार, ध्यान रखना है। इतना में दिक्कत है? ठीक है, तो आज कुछ समझे, अगले क्लास में और समझेंगे।